आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गैसेस एज कूलेंट्स। इससे पहले हम लिक्विड मेटल एज अ कूलेंट्स और वाटर एज अ कूलेंट को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम गैसेस एज अ कूलेंट को डिस्कस करेंगे। और ये तमाम कूलेंट्स जो हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो गैसेस इन कूलेंट्स में शामिल हैं उनमें एयर, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वगैरह हैं जो कि रिएक्टर के अंदर एज अ कूलेंट इस्तेमाल होती हैं। गैशियस कूलेंट्स को हाई टेम्परेचर ऑपरेटिंग रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो न्यूक्लियर रॉकेट्स के अंदर जो रिएक्टर्स इस्तेमाल होते हैं रिएक्शन के लिए, वहाँ पे इन कूलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है गैसेस का वो ज़्यादा होता है तमाम किस्म की मोल्टन मेटल कूलेंट्स के मुकाबले में। थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या है? यानी वो टेम्परेचर जिस पे वो जो फीड है हमारी, चाहे वो वाटर है, चाहे वो लिक्विड मेटल है, चाहे वो गैस है, वो डिकम्पोज हो जाए, वो यानी टूट फूट का शिकार हो जाए और वो जो है एफिशिएंटली काम ना करे। इनका जो थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है गैसेस का वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि वो स्टेबल रहती हैं और प्रॉपर एफिशिएंटली काम करती हैं। एडवांटेजेस ऑफ गैशियस कूलेंट। पहला एडवांटेज है इट कैन बी एम्प्लॉयड इन रिएक्टर ऑपरेटिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। वो रिएक्टर जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं उनके अंदर इन कूलेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड है हाई टेम्परेचर ऑफ कूलेंट रिजल्ट इन हाई थर्मल एफिशिएंसी। यानी हाई टेम्परेचर पे अगर ये कूलेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हाई थर्मल एफिशिएंसी देगा, यानी वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की और हीट को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी देगा। गैसेस ये काम करती हैं और इनकी हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी ये डील कर सकती हैं। थर्ड है द रिएक्टर कैन बी ऑपरेटेड एट वेरिएंट प्रेशर्स बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये काम भी किया जा सकता है। और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम आर केमिकली इनर्ट टू स्ट्रक्चर मटेरियल इन द कोर। जिस तरह हमने पहले लिक्विड मेटल्स में देखा था कि जो लेड और लेड बिस्मिथ थी वो क्रूजन क्रिएट करती थी उस स्ट्रक्चरल मेटल के साथ, जबकि ये स्ट्रक्चर मटेरियल या मेटल्स के साथ इनर्ट रहती हैं, ये उसमें क्रूजन क्रिएट नहीं करती। डिसएडवांटेजेस ऑफ गैशियस कूलेंट। पहला है कि पावरफुल ब्लोअर्स की ज़रूरत होती है उसको सर्कुलेट करवाने के लिए। आपको पता है कि जो भी कूलेंट है उसने सर्कुलेट होना है पाइपिंग सिस्टम में और हीट को एब्जॉर्ब करना है रिएक्टर में से। क्योंकि ये गैशियस स्टेट में होते हैं इनकी सर्कुलेशन के लिए जो है वो ब्लोअर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लोअर्स का क्योंकि इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उनमें ऑफ कोर्स पावर कंजप्शन भी होती है, इसलिए ये कॉस्टली भी हैं। थर्ड है गैसेस हैव वेरी स्मॉल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने से वो जो है वो ज़्यादा हीटअप हो जाती हैं। और फोर्थ है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर क्रोसिव एट हाई टेम्परेचर। ये उनकी जो है वो एक डिसेबिलिटी है कि ये दोनों जो हैं ये क्रूजन का सबब भी बनती हैं। हीलियम भी एक गैशियस कूलेंट है और लार्ज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है। इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी काफ़ी ज़्यादा हीट को ये कंडक्ट कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके अलावा निग्लिजिबल न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन होती है, यानी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की पावर इसमें ना होने के बराबर होती है। और मोस्टली फिर ये कूलेंट का काम ही करती है, यानी एनर्जी हीट ट्रांसफ़र का, एनर्जी ट्रांसफ़र का। इसके अलावा
कंप्लीटली केमिकल इनर्ट होती है, ये बिल्कुल किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। अगर इसका किसी के साथ कांटेक्ट भी होता है तो ये इनर्ट ही रहती है। और फोर्थ है स्टेबिलिटी अंडर एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन बी यूज्ड फॉर क्लोज्ड साइकिल सिस्टम। सो जो रेडिएशन से अगर इसका सामना होता है तो वो स्टेबल रहती है और इसको मोस्टली क्लोज्ड साइकिल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इस्तेमाल के लिए शर्त ये है कि लार्ज हीट एक्सचेंजर्स वहाँ पे होने चाहिए, तब हम इसको जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। एयर भी एक गैसियस कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन गैसेस की लिस्ट में एयर जो है वो एक अच्छा हीट ट्रांसफर मटेरियल नहीं समझा जाता। जो एयर है वो रिएक्ट भी करती है जिस मेटल के साथ उसका कांटेक्ट हो रहा हो, और इसके अलावा चीप होती है और काफ़ी हाई क्वांटिटी में अवेलेबल भी होती है। लेकिन इसको मोस्टली क्लोज्ड साइकिल सिस्टम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ओपन साइकिल सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम रिएक्टर्स की बात करें तो इसको स्टेशनरी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और मोबाइल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम एयर की एग्जांपल लें, यानी एयर एज अ कूलेंट कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तो इंग्लैंड के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है हार्वल रिएक्टर, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ब्रोकहैमन नेशनल लेबोरेटरी रिएक्टर जो है उसके अंदर भी एयर को एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज अ गैसियस कूलेंट इस्तेमाल करते हैं और इसमें प्रॉपर्टी ये है कि ये मोर अवेलेबल होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और चीपर भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन की बात करें तो ये भी एक गैसियस कूलेंट है और इसको फ्रांस के अंदर रिएक्टर्स में एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है और 10 atm प्रेशर इसकी जो कंडीशन है वो रखी जाती है। इसके अलावा फ्यूज्ड साल्ट्स को भी एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है, लाइक अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ फ्लोराइड्स को। इनको होमोजीनियस रिएक्टर में एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक लिक्विड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ कूलेंट, और इसमें शामिल हैं डाईफिनाइल, पॉलीफिनाइल और टरफिनाइल वगैरह शामिल हैं। इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स को एज अ कूलेंट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनकी एक तो स्टेबिलिटी होती है, दूसरा ये क्रूजन से रेजिस्ट करते हैं। लेकिन इनमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं और वो ये है कि ये इनएफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र करते हैं और इसके अलावा डिकम्पोज हो जाते हैं अगर टेम्परेचर 400 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो।